हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम आईटीआई के ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके पीवाईक्यू के फॉर्म में होंगे और ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का होगा जो सेकेंड ईयर में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की अगर हम बात करते हैं, आज हम उसी की बात करेंगे। देखिए आईटीआई में जो बहुत सारे ट्रेड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन आ गया, आपका फिटर आ गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आ गया और प्लम्बर है, वेल्डर है, आईसीटीएसएम है, ये सभी और कई ट्रेड है जो बताना अभी संभव है नहीं। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के उन सभी क्वेश्चन को हैंडल करने वाले हैं जो आपके 2024 एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और 2025 में आने के 80% चांस बनते हैं। तो आइए हम आज उसी की चर्चा करेंगे। तो देखिए हमारे ट्रेड थ्योरी में टोटल 150 नंबर के टोटल 75 को क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से प्रत्येक का 2 नंबर होता है और टोटल मिला के 150 नंबर होता है और प्रत्येक इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हम 75 क्वेश्चन को टारगेट करके चलेंगे कि अप्रॉक्स मेरे 70 प्लस क्वेश्चन एक्यूरेट हो, तभी तो मेरे 150 में 140 नंबर आने के चांसेस तो होंगे। तो आइए हम उसी की आज डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 2024 के पीवाईक्यू के बारे में। ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम 2024 में पूछे हुए हैं। तो आइए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क है क्या? व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? तो ये अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, या कंट्रोल यूनिट है, या मेमोरी है। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा A2 होगा। A2 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाउ डू यू क्लियर ए CMOS पासपोर्ट? यानी कि आप CMOS पासपोर्ट को कैसे साफ करते हैं? तो बाय चेंजिंग, अक्षर दिख नहीं रहा है क्या? बाय चेंजिंग द जंपर स्कैटिंग इन द मदरबोर्ड, या आपका A2 में है बाय रिकवरिंग द BIOS बैटरी, या बाय फॉर्मेटिंग द सिस्टम, या बाय फॉर्मेटिंग द HDD। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें बाय चेंजिंग द जंपर स्कैटिंग इन द मदरबोर्ड। आप CMOS पासपोर्ट को कैसे साफ करते हैं? अरे जब हम चेंज करेंगे तभी तो वह साफ होगा ना, तभी तो वह क्लियर होगा। तो आपका आंसर होगा A। उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट? यानी कि वेबसाइट के पहले पेज का नाम है क्या? आपका ऑप्शन है, उसको हम या तो फर्स्ट पेज कहेंगे, या इनिशियल पेज कहेंगे, या मदर पेज कहेंगे, या होम पेज कहेंगे। आखिर इसको बोलेंगे क्या? तो इसको हम बोलेंगे मदर पेज, इसको हम बोलेंगे मदर पेज बोलेंगे। ठीक है,
मदर पेज ये होगा क्या? हमें भी डाउट लग रहा है। ये क्वेश्चन तो ऐसा नहीं था। वेबसाइट के पहले पेज का नाम है क्या? वेबसाइट के पहले पेज का नाम क्या है? तो यह है, आई थिंक ये गलत होगा। आपका राइट आंसर होगा होम पेज कहते हैं। ठीक है, और वेबसाइट के पहले पेज का नाम है होम पेज। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर, कि अब हिंदी से ही पढ़ेंगे हैं यार। विच शो ऑल द वेबसाइट एंड पेज दैट द यूजर हैज़ विजिट बिफोर। यानी कि कहता है कि जो उन सभी वेबसाइट और पेज को दिखाता है जिन्हें उपयोगकर्ता ने पहले देखा हो, तो उसको क्या कहेंगे? हिस्ट्री कहेंगे, या ब्राउज़र लिस्ट कहेंगे, या टास्क बार कहेंगे, या स्टेटस बार कहेंगे। तो देखिए, जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, जीमेल ईमेल या कोई भी चीज़ देखते हैं, तो हमारे फ़ोन में सेव हो जाता है। फ़ोन में क्या होता है? सेव हो जाता है। तो अगर हमने क्या क्या देखा, उसकी जांच के लिए हम हिस्ट्री को चेक करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसका आंसर होगा हिस्ट्री इसका आंसर होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ एन इंटरनेट? देखिए, व्हाट इज़ एन इंटरनेट। देखिए, आई के पहले एन है क्यों? क्योंकि आई वॉवेल है। वॉवेल के आगे ए एन का यूज होता है। ओके, वॉवेल के आगे ए एन का यूज होता है, यानी कि ए आई ओ यू ई के पहले ए एन का प्रयोग होगा, अगर वह सिंगल में होगा तो। दैट्स इट। व्हाट इज एन इंटरनेट है क्या? इंटरनेट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या कंप्यूटर प्रोग्राम द ट्रांसफर डाटा है। ठीक, या नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, या मदर या मेथड ऑफ द एक्सचेंजिंग मैसेज है। ये है क्या? तो आपका इसमें इंटरनेट है क्या? इंटरनेट जो है, ये एक नेटवर्किंग कनेक्टिंग कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ये है इंटरनेट, नेटवर्किंग कनेक्टिंग कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज एन ईमेल? व्हाट इज एन ईमेल? हमने क्या बोला था कि AEIOU, यहाँ है ई है। ई से पहले AN का यूज हुआ है, तो हाँ हुआ है। तो जब भी AIOU के पहले अगर सिंगल वर्ड होगा, तो वहाँ ए के बाद या इज के बाद AN का यूज होगा। ठीक है। तो ईमेल है क्या? व्हाट इज ईमेल? स्पीड मैसेंजर ट्रांसफ़र है, या मेथड ऑफ चेंजिंग मैसेज वाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है, या वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस है। तो देखो, ईमेल है क्या? ईमेल जो है एक मेथड ऑफ चेंजिंग मैसेज वाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए संदेश बदलने की विधि है। डब्ल्यू का मतलब होता है क्या? डब्ल्यू का ये भी जानकारी दे ही देता हूँ कि देखो, डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब।
इसके आविष्कारक थे टिम्स बर्नर्स ली थे। टिम्स बर्नर्स ली थे WW के आविष्कारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि व्हाट इज एन URL वेबसाइट। व्हाट इज एन URL ऑफ ए वेबसाइट। ये है क्या, वेबसाइट का URL है क्या। तो यह इंटरनेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है या इंटरनेट पर बाहरी उपकरणों का स्थान है, या इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सर्विस है, या इंटरनेट पर वेबसाइटों का स्थान है। ये है क्या, देखो वेबसाइट जो है यह एक इंटरनेट पर वेबसाइटों का स्थान है। कौन, वेबसाइट URL। ठीक है, ये URL एक वेबसाइट है। ठीक है, एक वेबसाइट है, इतना बात याद रखना। URL एक वेबसाइट है, यह जो काम करता है इंटरनेट पर वेबसाइटों के स्थान में चेंजिंग का काम करता है। यह चेंजिंग का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के सर्वर पर फाइलें डालने को शामिल करती है। वह ट्रेसिंग है, या ट्रांसफॉर्मिंग है, या अपलोडिंग है, या डाउनलोडिंग है। तो यह कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर से सर्वर पर फाइलें डालने को शामिल करती है। तो वह होती है अपलोडिंग है। उसके बाद व्हाट डज FTP स्टैंड फॉर। व्हाट डज FTP स्टैंड फॉर। FTP स्टैंड फॉर का मतलब है क्या, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, या फाइल ट्रांसफ़र पुश है, या फोल्डर टेस्ट प्रोटोकॉल है, या फिक्स टर्मिनोलॉजी प्लेसमेंट है। ये जो है FTP, ये एक फाइल FTP जो है यह एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। यह एक प्रोटोकॉल है। FTP जो है यह एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये स्टार मार लो, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट डज एस रेफर टू इन HTTPS। यानी कि H कहने का तात्पर्य यह है, HTTPS में S का मतलब है क्या, S है क्या। S एक सिस्टम है, या सेफ्टी है, या सेलेक्टेड है, या सॉफ्टवेयर है। S है क्या, S एक सेफ्टी है। HTTPS सिस्टम है क्या। देखो हमने इसको पढ़ा था। HTTPS हाइपर टेक्स्ट HTTP, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP का फुल फॉर्म ये होता है। अगर इसको हटा दे तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लेकिन S का मतलब यहाँ सिस्टम होना चाहिए, था क्या सेफ्टी होगा। S है क्या, सिक्योर।
देखिए यहाँ क्वेश्चन जब याद ना रहे तो क्वेश्चन को छांटा करो। HTTPS में एस है क्या? ना तो ये होगा और ना तो सॉफ्टवेयर होगा। ये एक सेफ्टी है। ये एक है क्या? ये एक सेफ्टी है। ये आपका आंसर होगा सेफ्टी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन में कि वो विच फोल्डर कंटेंट्स जंक ईमेल्स, यानी कि किस फोल्डर में जंक ईमेल होते हैं। आपका ऑप्शन है या तो इनबॉक्स होगा या आउटबॉक्स होगा या अनवांटेड होगा या स्पैम होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा, देखो किस फोल्डर में जंक ईमेल होते हैं। जंक ईमेल इनबॉक्स में होगा? इनबॉक्स में नहीं होगा, आउटबॉक्स में भी नहीं होगा। अवांछित तो एक जंक है ही। स्पैम होगा, स्पैम। इसका राइट आंसर होगा स्पैम। अगर कोई चीज़ कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो उसी को तो हम स्पैम कहते हैं। यानी कि अगर गड़बड़ी हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसमें प्रॉब्लम हुआ है, और जहाँ प्रॉब्लम होता है वहाँ जाहिर सी बात है कि जंक का समस्या होता है। तो स्पैम जो है किसी फोल्डर में जंक ईमेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि व्हाट डज IP स्टैंड फॉर। IP का मतलब है क्या? ये IP का मतलब है क्या? IP का मतलब है क्या? व्हाट डज IP स्टैंड फॉर। देखो IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। दैट मीन्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन A3। IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। व्हाट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। ALU का फुल फॉर्म है क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। ALU का फुल फॉर्म है क्या? देखो ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब हम डायरेक्ट ऐसे ही आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होगा ये। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A2। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सी है? कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो देखो प्रिंटर है या प्रोजेक्टर है या स्पीकर है या माउस है। तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस है क्या? इनपुट का मतलब है क्या? देखो कंप्यूटर में दो ही तरह के केस बनते हैं। एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इनपुट जो मतलब आउटपुट जो भी चीज़ हम भेजते हैं मैसेज स्कैनर के थ्रू, अगर पुनः कंप्यूटर हमें कुछ स्कैनिंग करके दे दे या मैसेज करके प्रोवाइड कर दे तो वह आउटपुट डिवाइस होगा। ठीक है, तो यह प्रिंटर हमें प्रिंट करके वापस दे देता है, तो इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर भी ये एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर ये हमें साउंड सुनने को दे देता है। लेकिन माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है।
और जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि माउस का जो आविष्कार थे ये डगलस थे। माउस के आविष्कार थे डगलस। और कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस है क्या? तो कीबोर्ड है, माउस है और मॉनिटर है और स्कैनर है। आउटपुट डिवाइस है क्या? कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस है क्या? तो ये आपका आउटपुट डिवाइस देखें, कीबोर्ड ये एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट ही है, स्कैनर भी इनपुट ही है, मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन सी चिप सही दिनांक और समय रखने के लिए घड़ी की तरह काम करती है? सीमोस है आपका ऑप्शन में, डीवी राम है, उसके बाद राम है, और ऑप्शन 4 की अगर बात करें तो रोम है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कौन सी चिप सही दिनांक और समय रखने के लिए घड़ी की तरह काम करती है? तो सीमॉस होगा आपका राइट आंसर, सीमॉस होगा। और यहाँ पर जानकारी के लिए बता दूँ कि रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, मेमोरी होता है। और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होता है, मेमोरी होता है। उसके बाद BIOS का पूरा नाम है क्या? BIOS का पूरा नाम है क्या? ये क्वेश्चन भी स्टार्ट कर लो। ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा, इसका जो राइट आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा। BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सीमॉस बैटरी का औसत जीवन काल कितना होता है? सीमॉस बैटरी का औसत जीवन काल जो होता है वह 3 साल का होता है, वह 3 साल का होता है, 3 साल का होता है। सीमॉस बैटरी का औसत जीवन काल 3 साल का होता है। सीमॉस का पूरा नाम है क्या? सीमॉस का पूरा नाम है क्या? सीमॉस का पूरा नाम है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसका पूरा नाम है, सीमॉस का पूरा नाम है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सीमॉस का पूरा नाम है। OS का पूरा नाम है क्या? OS का पूरा नाम है क्या? देखो यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है OS का पूरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो आपका आ जाएगा MS ऑफिस है, गलत है। विंडोज MS ये होगा सही। विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इंस्टॉल किया गया है? FDD में, CD में, HDD में या DVD में? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह कहाँ इंस्टॉल हुआ है? तो HDD में, हाइपर डिस्क शायद इसका फुल फॉर्म है, हाइपर डिस्क ऐसे ही कुछ है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को OS से जोड़ता है? OS से जोड़ता है। तो आपका BIOS ये हमने पहले ही बोला था,
बायस इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये आपका सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर को हार्डवेयर में ओएस से जोड़ता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक क्वेश्चन था अभी पिछली क्वेश्चन में हमने बताया था कि ओएस का फुल फॉर्म है क्या, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। और बीआईओएस का है बायोस इनपुट इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट डिवाइस ओके। और कौन सी चिप किसी विशिष्ट डिवाइस पैरामीटर का वर्णन करने वाली जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। तो बीआईओएस बायस इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा, या सीमॉस होगा, या रोम होगा, और आपका चौथा है रैम है। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर होगा सीमॉस होगा। तो वह चिप जो है सीमॉस चिप है, ये आपको डिवाइस पैरामीटर के वर्णन करने वाले संग्रहित के लिए उपयोग की जाती है। विच कंपोनेंट इज रीड ओनली मेमोरी, यानी कि कौन सा घटक रीड ओनली मेमोरी। हमने बोला था कि ROM का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। तो कौन सा घटक रीड ओनली मेमोरी है, कौन सा घटक रीड ओनली मेमोरी है, तो वह होता है रोम। दैट मीन्स इसका भी होता है रीड ओनली मेमोरी, तो वही तो इसका फुल फॉर्म है रोम। किसी चिप की उसकी सामग्री को अपडेट करने के लिए पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है, तो उसको फ्लैश रोम कहते हैं, या रैम कहते हैं, या रोम कहते हैं, या सिस्टम बायोस कहते हैं। तो उसे फ्लैश रोम कहते हैं। और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर बंद होने पर प्रोग्राम और डाटा के स्थायी रूप कहाँ स्टोर होते हैं, यानी कि कहाँ संग्रहित करता है, तो वह करता है ईपी रोम में, या रैम में, या रोम में, या हार्ड डिस्क ड्राइव में। तो ये आपका आंसर जो होगा, ये आपका हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर होता है। ये कंप्यूटर जब भी अगर कंप्यूटर बंद होने पर प्रोग्राम और डाटा के अस्थायी रूप से स्टोर होता है, वह हार्ड डिस्क में ही स्टोर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क। चित्र में दिखाया गया SMD/IC पैकेज किस प्रकार का है। देखो ये भी एक CPU ही जैसा देखने में है। तो ये जो है ये या तो PGA पिक होगा, या TSOP पिक होगा, या फ्लैट पिक होगा, या क्वाड फ्लैट पिक होगा। यह है क्या ऑप्शन में, या क्वेश्चन कहता है क्या कि किस चित्र में दिखाया गया SMD/IC पैकेज किस प्रकार का है। IC पैकेज जो है ये PGA पिक है, ये PGA पिक है, ये PGA पिक है। ओके, ये PGA पिक है। इसका राइट आंसर ये होगा। ESD रिस्ट स्ट्रैप के लिए स्वीकार्य प्रतिरोध मूल्य सीमा क्या है। तो 1 ये ओम है,
1 ओम होगा या 1 किलो ओम होगा या 1 मेगा ओम होगा या 10 मेगा ओम होगा। ये होगा क्या? तो यहाँ होगा 1 मेगा ओम होगा, 1 मेगा ओम होगा। चित्र में दिखाया गया SMDIC पैकेज किस प्रकार का है? LCC का है या PLCC का है या MLCC का है या TSOP का है? तो ये जो है LCC का है, LCC का है, लोकल सर्किट सेंटर। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में उपयोग किए जाने वाले सोल्डरिंग आयरन का पावर रेटिंग है क्या? तो 15 से 35 वाट होता है या 40 से 65 वाट के बीच होता है या 75 से 100 वाट के बीच होगा या आपका 85 से 135 वाट का होगा। तो मेरे दोस्त, ये जो आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों के उपयोग किए जाने वाले सोल्डरिंग आयरन की पावर जो रेटिंग होती है वह आपका होता है, वह आपका होगा 15 से 35 वाट के बीच होगा। वह 15 से 35 वाट के बीच होता है। SMDIC पैकेज में प्रयुक्त PGA पूर्ण रूप है क्या? PGA पूर्ण रूप है क्या? तो पैकेज ग्रिड आरी है या पिन ग्रिड आरी है या परफेक्ट ग्रिड आरी है या पॉपुलर ग्रिड आरी है? तो ये आपका आंसर होगा पिन ग्रिड आरी है। पिन ग्रिड आरी जो है ये SMDIC पैकेज में प्रयुक्त PGA का पूर्ण रूप है। PGA का पूर्ण रूप है पिन ग्रिड GRID, पिन ग्रिड आरी है, ARRY आरी है। ठीक है, पिन ग्रिड आरी है। आपका राइट आंसर होगा A2। अब ये क्वेश्चन में आते हैं कि जैसा कि चित्र में दिखाया जा चुका है कि ASMD सोल्डरिंग में किस प्रकार की गर्म हवा वाली पेंसिल टिप का उपयोग किया जाता है? तो आपका यहाँ ओवल टाइप का होगा या राउंड टाइप का होगा या एंगलर टाइप का होगा या जेट टाइप का होगा? तो देखो, एंगलर टाइप का होगा, एंगलर्ड टाइप का होगा ये सोल्डरिंग। इसके बाद आता है सोल्डरिंग में SMDICS के लिए सोल्डरिंग वर्क स्टेशन पर तापमान सेटिंग की सीमा है क्या? तापमान सेटिंग की सीमा है 100 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है या 200 डिग्री से 250 डिग्री या 250 से 280 डिग्री या 280 से 400 डिग्री। तो ये होता है यानी कि 250 से 280 डिग्री के बीच में होगा। यानी ये होगा 250 से 280 के बीच में होगा। ये आपका सोल्डरिंग SMDIC चिप के लिए। और डीसोल्डरिंग की अगर बात करते हैं, डीसोल्डरिंग की अगर हम बात करते हैं कि ब्रेड PCB पर जोर से पिघले हुए सोल्डर को कैसे हटाया जाता है? आपका यहाँ होगा केशिका क्रिया के द्वारा। डीसोल्डरिंग ब्रेड PCB पर जोर पिघले हुए सोल्डर को कैसे हटाया जाता है? तो केशिका क्रिया के द्वारा हटाया जाता है। उपकरणों के निर्माण के दौरान ESD को नियंत्रित करने वाली प्रभावी विधि कौन सी है? तो हेलमेट का उपयोग करें या धातु चेन का उपयोग करें या ESD कलाई पट्टा का उपयोग करें या टेबलेस
का उपयोग करें? तो इसका राइट आंसर होगा ESD कलाई पट्टा का उपयोग करें। मुद्रित सर्किट बोर्डों पर घटकों के सीधे रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो सोल्डर माउंट प्रौद्योगिकी या भूतल माउंट प्रौद्योगिकी या सूचनारूपक प्रौद्योगिकी या सिलिकॉन माल्टायर प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर होगा भूतल माउंट प्रौद्योगिकी। भूतल माउंट प्रौद्योगिकी इसका राइट आंसर होगा। चित्र में दर्शाए गए डिवाइस का नाम है क्या? चित्र में दिखाए गए डिवाइस का नाम है, ये होगा क्या? ये माइक्रो कंट्रोलर है या संकेत उत्पादक यंत्र है या SMD वर्क स्टेशन है या इंसुलिन परीक्षक है? ये जो आपका होगा ये माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर है। ये चित्र में दिखाया गया है क्या? माइक्रो, ये आपका आंसर होगा नहीं, ये SMD वर्क स्टेशन है। SMD है क्या? क्यों? क्योंकि देखिए ये वोल्ट के, ये वोल्ट है, ये यहाँ पर भी है। ये जो है ये बल्ब का आविष्कार, ये शायद ये MSD होगा शायद। इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा डाउट है, तो चलते हैं नेक्स्ट में। देखो SMD वर्क स्टेशन का मतलब है क्या कि हर एक, देखिए ये कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक। अगर टाइम की अगर बात करें तो चल, ये शायद क्वेश्चन डाउट है। ये मैथ का एक अर्थमेटिकल का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि A+B का विस्तारित रूप है क्या? तो A² + 2AB + B² होता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A² + B² आप +2AB लिख सकते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ए। राइट आंसर होगा ए। A-B का सूत्र होता है कि अभी जस्ट बताएं कि A² - 2ABA + B², या इसको और तरीके से लिख सकते हैं कि A² + B² - 2AB भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा A1। जीरो की घात में उठाए गए किसी भी संख्या का मूल क्या है? क्या है? तो इसका 0 होगा या 1 होगा या अल्फ़ा या बीटा होगा। तो देखो किसी पर भी अगर 0 घात होता है, जैसे कोई x है, इस पर घात अगर 0 है तो इसका मतलब हुआ कि घात पर एक संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा A2। 42 नंबर में क्या कहता है? A गुना A² + A गुना इतना इतना का मान है क्या? A7 हम यहाँ से बता सकते हैं क्या? देखो एक, अगर पावर अगर जात सेम हो, अगर जैसे गुना, जैसे बता दें आपको, A गुना A² गुना A⁴ गुना A⁴ इस पर कुछ नहीं है घात, तो 1 है, ठीक है। और जब जात सेम हो तो इसके
पावर आपस में जुट जाते हैं। तो 4 3 7 2 9 1 10, आई थिंक 10 होना चाहिए। तो यानी कि ए पर पावर 10 होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल होगा नहीं, ये भी तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा A10। A10 हमने बोला अगर जैसे ए गुना बी, अगर ए पर पावर या ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर यहाँ पर 3 दे दो, तो इसका राइट आंसर होगा क्या? तो इसका राइट आंसर होगा जो अपना जात है उसको आपस में मिला दो, यानी कि ए 5 हो जाएगा और गुना बी भी 5 हो जाएगा। अब इसको ऐसे मत लिख देना जैसे ए5 नहीं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं A5 B5। कहने का तात्पर्य है ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन AB5 ये आपका गलत है, यहाँ पर पावर 1 है। ठीक, अब आते हैं यहाँ देखो क्वेश्चन, ए पर पावर 5 का मान है क्या? ए पर पावर 5 का मान है क्या? देखो अगर कोई संख्या हमने माना कोई संख्या x है, कोई संख्या x है, इस पर पावर 2 है। अगर यहाँ 5 हम दे दें स्क्वायर में, तो सबसे पहले तो हम इसी को ना गुना करेंगे, सबसे पहले तो हम इसी को गुना करेंगे। इसका मतलब हुआ क्या? x गुना x, ठीक है। उसके बाद ये x गुना x है, यानी कि ये डबल x भी जो है ना ये 5 टाइम है। तो डबल x भी 5 टाइम है, तो मेरे अकॉर्डिंग हो गया यानी कि x जो होगा वह 10 बार होगा, काउंट होगा, ठीक है, 10 बार होगा, काउंट होगा। तो डायरेक्ट हम इसको गुना कर दें तो कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो 5 दूना 10। उसी तरह अगर इसको हम जैसे ए पर पावर 5 इंटू 7 है, तो 7 पचे 35, यानी ए पर पावर 35। इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है, 43 का। उसके बाद अगर क्वेश्चन की अगर बात करें, किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं के व्यय की गणना करने की विधि का प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली है क्या? इसको कहते हैं आंकलन कहते हैं, या चित्रकला कहते हैं, या विवरण कहते हैं, या योजना कहते हैं, इसको कहते हैं क्या? तो इसको आकलन कहते हैं। देखो इसको किसी विशिष्ट कार्य में या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं की व्यय की गणना करने के लिए, जब भी गणना की अगर बात होगा तो आकलन ही होगा। जब भी गणना की बात होगा तो वह आकलन ही होगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा आकलन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद ये देखो प्रतीक है, ये प्रतीक है, इसका मतलब है क्या? आइए देखते हैं। बिजली की घंटी है, बिजली की घंटी था, नहीं था। चुंबकीय हेड था, ये भी था नहीं। ये एक बंजर था, ये एक बंजर था। ये एक क्या था? बंजर था। चुंबकीय रिले। कौन सा राशि स्टार नहीं है? ये होगा। कौन सा राशि स्टार
रेसिस्टर मतलब होता है क्या? ये होता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, और ओम को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। लेकिन वहीं प्रतिरोधकता की अगर बात करें तो यह होगा ओम मीटर। प्रतिरोधकता की अगर बात करें तो ओम मीटर होगा। तो कौन सा रेसिस्टर नहीं है? तो आइए देखते हैं। ये होगा, ये नहीं होगा, ये भी ये तो है, ये रेसिस्टर है, ये नहीं होगा। देखने से पता चल रहा है इसमें भी रेसिस्टेंस होंगे, जबकि इसमें रेसिस्टेंस बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, इसमें बिल्कुल रेसिस्टेंस नहीं है, इसमें प्रतिरोध नहीं होगा। ओके, तो आपका राइट आंसर ये होगा A3। 47 में आते हैं कि क्वेश्चन कहता है क्या कि रिले रिले का प्रतीक कौन सा है? रिले का प्रतीक कौन सा है? ये फिगर वाला ना बहुत काउंटिंग करता है। इसको क्वेश्चन को जहाँ तक लग रहा है मुझे रिले, इस क्वेश्चन में डाउट है, लेकिन ये 3 ही होगा मेरे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित विद्युतीय प्रतीक द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है, ये ट्रांसफार्मर है, रिले है, रजिस्टर है, उसके बाद फ्यूज है। देखो, ये जो है एक ट्रांसफार्मर को दर्शाया जाता है, अर्थ ये एक ट्रांसफार्मर को दर्शाया जाता है। ओके, एलईडी का कौन सा प्रकार नहीं है? एलईडी का कौन सा प्रकार नहीं है? तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी एलईडी का ही गुण है। निम्नलिखित विद्युत प्रतीक द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ये तो जानते हैं, ये टर्मिनल है, होगा, ये नहीं होगा, या तो ये ट्रांसफार्मर है, यह एक सेल है, ये होगा, यह एक क्या है? यह एक सेल है। मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने में कौन सा कौन सा हमारी हेल्प करता है, मदद करता है? तो ये हॉबी होगा, या रनिंग होगा, या वॉकिंग होगा। हॉबी ही हमारी हेल्प करता है। हॉबी होगा तभी तो मानसिक संतुलन और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने में हेल्प करेगा। 52 नंबर में आता है कि एक अच्छे बायोडाटा के लिए जिन महत्वपूर्ण कारकों की जांच की जानी चाहिए वे हैं: एक कागज़ की गुणवत्ता है, या कंपनी के विवरण है, या वर्तनी व्याकरण संबंधी गलतियों से मुक्त सही जानकारी है, या आकर्षक वर्ड है, या अट्रैक्टिव वर्ड है। ये है क्या? तो ये एक वर्तनी व्याकरण संबंधी गलतियों से मुक्त की गई सही जानकारी है एक अच्छे बायोडाटा के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसका A3 होगा।
उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। रोल मॉडल जो होते हैं, रोल मॉडल जो होते हैं वे एलिवेट होते हैं या इंस्ट्रक्ट होते हैं या इंस्पायर होते हैं या मोटिवेट होते हैं। रोल मॉडल जो होते हैं वह इंस्पायर होते हैं। वह होते हैं क्या? वह एक इंस्पायर होते हैं। देखो, किसी स्थान की परिस्थिति जो व्यक्ति या वस्तु के हैबियर और डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है उसको कहते हैं नेबरहुड या एनवायरनमेंट। देखो, जहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट ही होगा, या स्थानीयता या सुविधाएं, ये इन्वायरमेंट ही होगा। इसका राइट आंसर होगा इन्वायरमेंट। किस तरह, उसके बाद आते हैं कि किस तरह के व्यक्ति बहुत अच्छे बिहेवियर, उपलब्धियां और नेतृत्व के उदाहरण होते हैं। ये कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या आईटीआई इंस्ट्रक्टर या रोल मॉडल, या एक और होता है सेल्स सुपरवाइजर। इसमें होगा क्या? तो इसका राइट आंसर होगा रोल मॉडल होगा। किसी तरह के व्यक्ति के बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धियों और नेतृत्व के उदाहरण है रोल मॉडल होगा इसका राइट आंसर। 56 में कहता है क्या कि रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरे ताकि सार्थक वाक्य बन सकें। देयर आर ए कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क मतलब होता है बगीचा या गार्डन, जो भी कहना। इसका जो होगा आर, देखो देयर मतलब होता है कि वे लोग। देयर में आर आना चाहिए आई थिंक। देयर आर ए कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क। देयर इज ए, यहाँ ए है तो ए का मतलब यहाँ इज होगा। ए का मतलब यहाँ पर इज होना चाहिए, यानी कि देयर इज ए कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क। इसका A2 होगा राइट आंसर। ये इसका A2 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन है कि रेन वाटर हैवी स्टेटिंग टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी। इसका क्या होगा? या तो ये देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू द प्रिवेंट वाटर सिकारसिटी, तो गिव्स होगा या गैप होगा या हेल्प होगा या हेल्प्स होगा। रेन वाटर, देखो जब भी भारी बारिश होती है तो कोई ना कोई किसी उसकी हेल्प करता है, तो मेरे अकॉर्डिंग हेल्पस होगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A4। फिर से सेम क्वेश्चन है कि देयर आर मैनी डज एंड डोंट्स टू बी while preparing for attending an होगा क्या? देयर इंटरव्यू, आइडेंटिफाई इंटरव्यू,
देयर आर मैनी डज एंड डोंट टू बी। ये या ये आंसर हमको ठीक नहीं लग रहा है। इसका आइडेंटिफाइड, ये ठीक है। आइडेंटिफाइड और लास्ट में इंटरव्यू, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, आइडेंटिफाइड और इंटरव्यू। मिस मिस कम्युनिकेशन संचार से हो सकता है। मिस कम्युनिकेशन संचार से हो सकता है। देखो, हो सकता है क्या, रिलेशनशिप बिल्ड करने में, ये गलत होगा। गलत फहमी, ये हो सकता है, गलत फहमी पैदा करने में हो सकता है। मिस कम्युनिकेशन संचार से गलत फहमी पैदा हो सकता है। ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए 2। उसके बाद इफेक्ट संचार के लिए एक आवश्यक है क्या? इफेक्ट संचार के लिए एक आवश्यक है। ये आपका जो आंसर होगा, लिस्टिंग, ध्यान से सुनना और बात करना। ध्यान से सुनना और बात करना, ये आपका राइट आंसर होगा। ध्यान से सुनना और बात करना, ये आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा, व्हाट इज़ द स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस तनाव क्या है? स्ट्रेस तनाव है क्या? ये आनंद की अनुभूति है? नहीं, गलत होगा। आश्चर्य का अभाव है? नहीं, गलत होगा। आनंद की अनुभूति है? ये भी गलत होगा। यानी कि ये हो सकता है क्या, हताश, ये सही है। हताश, निराशा की भावना, हताश निराशा की भावना से ही स्ट्रेस का अनुभव होता है। उसके बाद है उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के पास होता है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के पास होता है फिजिकल स्ट्रेंथ या ईगो, या बहुत सारे सकारात्मक गुण या बहुत सारे नकारात्मक गुण। इसका ऑप्शन होगा, उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के पास होता है बहुत सारे सकारात्मक गुण होता है। बहुत सारे सकारात्मक गुण होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन, या हायरिंग, या डिसीजन, या सीकिंग। तो इसको कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। इसको कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। ओके। रेज्यूमे शब्द फ्रेंच भाषा से आया है और इसका अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है रेज्यूमे, इसका अर्थ होता है संक्षेप, या शिक्षा, या अनुभव, या प्लेसमेंट। इसका जो अर्थ होता है यह होता है समरी होता है। समरी मतलब संक्षेप होता है। समरी मतलब संक्षेप होता है। बायोडाटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? एक, शौक, पसंदीदा भोजन और व्यक्तिगत रुचियाँ, या बचपन की यादें या सपनों और आकांक्षाएँ, या दैनिक दिनचर्या, पसंदीदा फिल्में और छुट्टियों की योजना, या संपर्क जानी शैक्षिक विवरण या कौशल के कार्य का अनुभव। ये होगा क्या? देखो, बायोडाटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? देखो, बायोडाटा में संपूर्ण जानकारी जो होता है, ये बायोडाटा में हम संपूर्ण जानकारी एकत्रित करते हैं, उसकी शैक्षिक विवरण, कौशल और उसके कार्य का अनुभव। ऑप्शन नंबर A4 होगा। नौकरी 66 में देखते हैं कि नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर को लंबे विवरण के माध्यम से पढ़ना चाहिए, लंबे पढ़ना आसान होना चाहिए, या टेक्स्ट को छोटे छोटे पैराग्राफों में विभाजित के माध्यम से पढ़ना आसान होता है। हाँ, ये ऑप्शन सही है, यानी कि A2 होगा 66 का।
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बायोडाटा तैयार करने के लिए अगला महत्वपूर्ण कदम है क्या। बायोडाटा तैयार करने के लिए अगला महत्वपूर्ण कदम है एम्प्लॉयर को बायोडाटा भेजना या एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना या साक्षात्कार की तैयारी करना या नौकरी के लिए आवेदन करना। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा एक, प्रभावशाली कवर लेटर लिखना। बायोडाटा की समीक्षा करते समय किस बात पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किस बात पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वेतन विवरण में नौकरी पाने के लिए बहुत सारी जानकारी या रुचि एवं शौक या नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं पर प्रकाश डालना। तो देखो बायोडाटा तो पहले ही हम जानकारी दिए थे कि नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यता क्वालिफिकेशन पर प्रकाश डालना। और इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा A4। A4 इसका राइट आंसर होगा। नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर में महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख होना चाहिए। वेतन अपेक्षाएं या शिक्षा का विवरण या भूमि के लिए उपयुक्त कारण या शौक। तो इसका जो राइट आंसर होगा या भूमि के लिए उपयुक्त कारण हो सकता है। भूमि के लिए उपयुक्त कारण हो सकता है। उसके बाद फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। फॉर्मल कम्युनिकेशन है क्या। तो सभी लिखित कम्युनिकेशन है या नियमों के एक सेट के बाद ऑफिशियली कम्युनिकेशन है या दोस्तों और परिवारों के साथ बात करना या सोशल मीडिया पर कैजुअल चैटिंग। ये नहीं होगा। देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन है एक नियमों के सेट के आधार पर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल क्या होगा कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक फॉर्मल परिचय है। ऑप्शन है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाय आपका नाम क्या है। हेलो आप इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं। शुभ प्रभात अवसर देने के लिए धन्यवाद। तो इसका राइट आंसर होगा क्या कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर A4 होगा। शुभ प्रभात अवसर देने के लिए धन्यवाद। अवसर जो उसको दिया ना, तो इसका राइट आंसर होगा A4। फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन का उदाहरण है किसी मित्र को संदेश भेजना या व्हाट्सएप पर संदेश भेजना या अपने प्रबंधक को एक ईमेल लिखना या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन का होगा अपने प्रबंधक को एक ईमेल लिखना। अपने प्रबंधक को एक ईमेल लिखना, ये इसका राइट आंसर होगा। नौकरी के लिए एक इंटरव्यू के दौरान यदि आप किसी प्रश्न को सुन या समझ नहीं पाते हैं तो आप क्या कहेंगे। सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, could you please repeat the question। या हे can you repeat that I want pay attention। या I am lost, can you say it again। या speak clearly and repeat the question। तो इसका जो आंसर मेरे अकॉर्डिंग होगा, सॉरी क्षमा करें मुझे समझ नहीं आया, आप कृपया प्रश्न दोबारा कर सकते हैं। ये इफ़ेक्टिव आंसर है। ये इफ़ेक्टिव आंसर ये होगा। उसके बाद अगर 74 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं तो नौकरी के लिए साक्षात्कार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अच्छा फॉर्मल कम्युनिकेशन दर्शाता है। तो मैं बहुत सी चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये हो सकता है। या उससे या मुझे लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर सकता हूँ। या मेरे टॉप 3 कौशल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क और डिटेल पर ध्यान देना। या आई डोंट नाउ, आई नेवर रियरली थॉट अबाउट इट। मैं नहीं जानता, मैंने वास्तव में इसके बारे में भी कभी नहीं सोचा था। ये हो सकता है क्या।
तो इसका राइट जो आंसर होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, नौकरी के लिए साक्षात्कार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया होगा? तो मैं बहुत सी चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ, ये हो नहीं सकता, क्योंकि अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस ठीक नहीं होता। ओह, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर सकता हूँ, ये भी ओवर कॉन्फिडेंस का ही एक कारण है। मेरे टॉप 3 कौशल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क और डिटेल पर ध्यान देना। हाँ, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये ही आंसर होगा ये। और 75 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और लास्ट है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? ऑल वर्बल कम्युनिकेशन, सभी वर्बल कम्युनिकेशन है, या ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉलोइंग ए सेट ऑफ रूल, यानी कि नियमों के एक सेट का पालन करते हुए ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, या कि कैजुअल कन्वर्जिंग आउटसाइड ऑफ द ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट्स, या ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट से बाहर कैजुअल कन्वर्जन है कन्वर्जन है, या टॉकिंग एट ऑफिशियल मीटिंग, या ऑफिशियल मीटिंग से बात करना है। तो ये आपका राइट है आंसर होगा कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है क्या? इनफॉर्मल मतलब हो गया स्टैंडर्ड। ये एक स्टैंडर्ड जो होता है, ये एक ऑफिशियली होता है, ये एक स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड एक ऑफिशियली होगा। ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट से बाहर कैजुअल और कन्वर्सेशन होगा। ये आपका था आज का 75 क्वेश्चन का टोटल क्वेश्चन, जिसमें से आपके प्रत्येक क्वेश्चन के राइट आंसर देने पर आपको 150 नंबर मिलते हैं। और ये आपका था इलेक्ट्रॉनिक, ये आपका था इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का सेकेंड ईयर का क्वेश्चन था, PYQ क्वेश्चन था। तो जिन भाई दोस्तों को 2025 में एग्ज़ाम देना है, मेरे अकॉर्डिंग ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका इसमें 100 में 80% या 75% क्वेश्चन सेम इसी तरह के आने वाले हैं। CPU है क्या, HTTP है क्या, या रोम रैम CD इनपुट आउटपुट, या कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में पूछेंगे, ये सभी जानकारी। तो ये सब जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक स्टूडेंट ऑफ 2025। ओके, तो थैंक यू फॉर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।